लेकिन किसी मशीन में नहीं। तुम एक टाइम ट्रैवलर हो आइडियाज के। सोचो, क्या हो अगर हम एंशिएंट विजडम को सीधा आज की मॉडर्न दुनिया में प्लग इन कर दें, वाओ, दैट्स अ कूल थॉट। है ना? क्या हो अगर गुरु नानक की टीचिंग्स एक कॉर्पोरेट क्राइसिस सॉल्व कर दें, या डॉक्टर अंबेडकर के प्रिंसिपल्स कल तुम्हें कोई टफ डिसीजन लेने में हेल्प करें। बहुत कूल है ना? बिल्कुल। तो आज हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। लेकिन इस माइंड ब्लोइंग जर्नी को शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम। अगर आइडिया ट्रैवलर बनने के लिए रेडी हो तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो ताकि कोई ट्रिप मिस ना हो, और कमेंट सेक्शन में लिख दो लेट्स डाइव इन। मजा आएगा। तो आज का हमारा लर्निंग मैप कैसा दिखता है? बेसिकली हमारा मिशन है एथिक्स और ह्यूमन वैल्यूज के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करना। ओके, सबसे पहले हम गुरु नानक की टाइमलेस टीचिंग्स और उनकी मॉडर्न रेलेवेंस को डिकोड करेंगे। फिर एक बहुत सीरियस टॉपिक पे आएंगे, इंडिया में जेंडर इनइक्वालिटी और सावित्री बाई फूले का रेवोल्यूशनरी काम। बहुत जरूरी टॉपिक है ये। उसके बाद हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि नेशनल वेल्थ इतनी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है। फिर हम एक क्लासिक डिबेट में जंप करेंगे, सोशल वैल्यूज वर्सेस इकोनॉमिक वैल्यूज। ओ, ये तो हमेशा चलती है डिबेट। बिल्कुल। इसके बाद हम रीडिफाइन करेंगे कि पेट्रियाटिज्म का असली मतलब क्या है और हमारी एवरीडे लाइफ में। फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की एथिकल लाइफ से इंस्पिरेशन लेंगे। ओके, और फाइनली हम एक बड़ा पजल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या वैल्यूज वक्त के साथ बदलती हैं या वो यूनिवर्सल होती हैं? रेडी हो? लेट्स अनपैक दिस। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलो अपनी पहली जर्नी शुरू करते हैं 15th सेंचुरी में, लेकिन एक मॉडर्न लेंस के साथ। तो सवाल यह है, 2023 ब्रॉड माइक्रो थीम, गुरु नानक्स टीचिंग्स एंड मॉडर्न रेलेवेंस। ये एक फैंटास्टिक स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ, बिल्कुल। देखो, गुरु नानक की फिलॉसफी का कोर था यूनिवर्सल लव और वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी एक ओंकार, एक क्रिएटर। राइट। जरा उस टाइम के बारे में सोचो जिसमें वो रहते थे। एक ऐसी सोसाइटी जो कास्ट, रिलीजन और रिचुअल्स में बुरी तरह से बटी हुई थी। उनकी टीचिंग सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं थी, वो एक सोशल रेवोल्यूशन थी। सही बात है। और आज जब हम रिलीजियस इंटॉलरेंस, सोशल इनइक्वालिटी और यहाँ तक कि डिस्कनेक्शन की फीलिंग से होने वाले मेंटल हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे हैं, उनकी टीचिंग्स एक परफेक्ट एथिकल गाइड की तरह काम करती हैं। बिल्कुल। और बेस्ट पार्ट ये है कि उनकी टीचिंग्स कितनी प्रैक्टिकल हैं। सबसे पावरफुल रियल लाइफ एग्जांपल है लंगर, यानी कम्युनिटी किचन, जो हर गुरुद्वारा में मिलता है। अच्छा। मेरा मतलब है कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे गुरुद्वाराज ने लाखों लोगों को फ्री में खाना खिलाया, बिना उनके कास्ट, रिलीजन या इकोनॉमिक स्टेटस को देखे। ये उनकी टीचिंग शेयर विद अदर्स का अल्टीमेट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। सही। ये सिर्फ चैरिटी नहीं है, ये इक्वालिटी और शेयर्ड ह्यूमैनिटी का एक स्टेटमेंट है। तो चलो इनके कोर प्रिंसिपल्स को आराम से ब्रेक डाउन करते हैं। चलो इसको परफेक्टली स्ट्रक्चर करते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए कॉन्टेक्स्ट सेट करना बहुत जरूरी है। 15th सेंचुरी इंडियन सोसाइटी को डिस्क्राइब करके शुरू करो, डिवाइडेड, फुल ऑफ रिचुअलिज्म। फिर गुरु नानक की टीचिंग्स को एक उम्मीद की किरण और एक प्रैक्टिकल फिलॉसफी की तरह इंट्रोड्यूस करो, जो आज भी इनक्रेडिबली रेलेवेंट है। ये कॉन्ट्रास्ट उनके कंट्रीब्यूशन को और भी ज्यादा रेवोल्यूशनरी बना देता है, समझे ना? गॉट इट। तो एक पावरफुल इंट्रोडक्शन के बाद हम आंसर के बॉडी पे आते हैं। चलो उनकी कोर टीचिंग्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली तो आपने मेंशन कर दी, वंड छको, यानी शेयर विद अदर्स। हाँ। ये सिर्फ खाना शेयर करने के बारे में नहीं है, ये अपनी वेल्थ, अपनी नॉलेज, अपना टाइम शेयर करने के बारे में है। आज की दुनिया में ये फिलैंथ्रोपी और यहाँ तक कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR जैसे कॉन्सेप्ट्स का फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है। एग्जैक्टली। दूसरी टीचिंग है सरबत द भला, जिसका मतलब है सबका भला। गुरु नानक ने सिखाया कि सभी इंसान बराबर हैं, कास्ट, क्रीड या जेंडर के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। राइट। इसकी रेलेवेंस आज के टाइम में बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट इस फिलॉसफी का एक डायरेक्ट एको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में देखा जा सकता है, जो राइट टू इक्वालिटी गारंटी करता है। ये किसी भी जस्ट और डेमोक्रेटिक सोसाइटी का एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल है। ये तो बहुत पावरफुल है। फिर आती है तीसरी टीचिंग, किरत करो, जिसका मतलब है ईमानदारी से रोजी रोटी कमाना। हाँ। ये मेहनत से, इंटेग्रिटी के साथ काम करने और एक्सप्लॉयटेशन या फ्रॉड से बचने के बारे में। आज की कॉर्पोरेट दुनिया में जो अक्सर स्कैम्स और अनएथिकल प्रैक्टिसेस से भरी रहती है, किरत करो एक मॉरल कंपस है। सही पॉइंट है। हम टाटा ग्रुप जैसी कंपनी के एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस का जिक्र कर सकते हैं, जिनकी कम्युनिटी वेलफेयर को प्रॉफिट के साथ प्रायोरिटाइज करने की एक लंबी हिस्ट्री रही है। ये किरत करो का एक मॉडर्न डे एग्जाम्पल है। बिल्कुल। नेक्स्ट है रिजेक्शन ऑफ रिचुअलिज्म। गुरु नानक अंधविश्वास और बेमतलब के रिचुअल्स के खिलाफ थे। उन्होंने सिखाया कि सच्ची स्पिरिचुअलिटी यानी जेन्युइन डिवोशन और एथिकल कंडक्ट में है, ना कि मैकेनिकल रिवाजों में। इसकी रेलेवेंस, ये टीचिंग रैशनैलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करती है। आज मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल मीडिया से फैले अंधविश्वास के युग में ये प्रिंसिपल हमें सवाल करने, सोचने और अपने लिए सच्चाई खोजने के लिए गाइड करता है। और ये एक और की टीचिंग से कनेक्ट होता है, सेवा यानी सेल्फलेस सर्विस। राइट। आइडिया ये है कि बिना किसी ईगो या रिवॉर्ड की इच्छा के दूसरों की सेवा करना ही स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का रास्ता है। हम इसे हर जगह एक्शन में देखते हैं। खालसा एड जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का काम ग्लोबल वॉर जोन्स और डिजास्टर एरियाज में इसका एक चमकता हुआ एग्जांपल है। हाँ, उनका काम तो लाजवाब है। वो सबकी मदद करते हैं हर जगह। ये सेवा ग्लोबल स्केल पर है। ये सिविल सोसाइटी और यंग लोगों को ह्यूमैनिटेरियन वर्क में एंगेज होने के लिए इंस्पायर करता है। और आखिर में आज की दुनिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग, प्रमोटिंग इंटरफेथ हार्मनी। गुरु नानक का यूनिवर्सल लव का मैसेज पूरी इंसानियत के लिए था, सिर्फ एक रिलीजन के लिए नहीं। करेक्ट। उन्होंने अलग अलग फेथ्स के लीडर्स के साथ डायलॉग्स किए। हमारे आज के पोलराइज्ड वर्ल्ड में जहां रिलीजियस डिविजन्स को अक्सर पॉलिटिकल फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डायलॉग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर उनकी ये टीचिंग सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। तो कंक्लूजन के लिए हमें बस इन सभी पॉइंट्स को एक साथ जोड़ना है।
हम कह सकते हैं कि गुरु नानक की टीचिंग्स स्पिरिचुअल डेप्थ, सोशल एथिक्स और प्रैक्टिकल कंपैशन का एक पावरफुल सिंथेसिस ऑफर करती हैं। नाइस। वो आज के इनइक्वालिटी, इंटॉलरेंस और स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस के चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए एक रोड मैप देती हैं। ठीक है, आई थिंक अब मेरे पास कुछ सवाल हैं जो लिसनर्स के मन में आ सकते हैं। पहला, आंसर में कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस को हाईलाइट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। बेस्ट तरीका है हर टीचिंग के लिए पॉइंट एग्जाम्पल लिंक स्ट्रक्चर यूज करना। पहले टीचिंग बताओ, फिर एक कॉन्क्रीट मॉडर्न एग्जाम्पल दो, जैसे कोविड-19 के दौरान लंगर या खालसा एड, और फिर उससे सोशल जस्टिस या ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियनिज्म जैसे एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट से एक्सप्लिसिटली लिंक करो। इससे तुम्हारा आंसर जिंदा हो उठता है। ये अच्छा आइडिया है। दूसरा सवाल, आपने सर्वोदया और दासवंद जैसे टर्म्स मेंशन किए। ऐसे स्पेसिफिक टर्म्स यूज करने से आंसर पर क्या इंपैक्ट पड़ता है? ये टर्म्स यूज करना दिखाता है कि आपको डीप अंडरस्टैंडिंग है और आप अलग अलग फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस, किरत करो को गांधी जी के सर्वोदया से कनेक्ट करना या वंड छाको को सिख कॉन्सेप्ट दासवंद से जोड़ना, ये बहुत डेप्थ ऐड करता है। ये एक मार्क्स बूस्टर है दोस्त, क्योंकि ये दिखाता है कि तुम आगे की सोच रहे हो। ओके, सो क्रॉस कनेक्शंस दिखाना जरूरी है। तीसरी बात, टाटा ग्रुप के एग्जाम्पल के बारे में उससे गुरु नानक की टीचिंग से अच्छे से कैसे कनेक्ट करें? तुम्हें उनके बिजनेस के पीछे का क्यों हाईलाइट करना है। एक्सप्लेन करो कि टाटा का एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस के प्रति कमिटमेंट और अपने प्रॉफिट्स का एक बड़ा हिस्सा ट्रस्ट्स के जरिए सोशल गुड के लिए इस्तेमाल करना, किरत करो ईमानदारी से कमाई और वंड छाको कम्युनिटी के साथ शेयर करना का एक कॉर्पोरेट मैनिफेस्टेशन है। ये सबके भले के लिए वेल्थ क्रिएट करना है, सिर्फ पर्सनल फायदे के लिए नहीं। परफेक्ट। चौथा सवाल, इंट्रोडक्शन को सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल कैसे बनाया जा सकता है? हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से शुरू करो, उस टाइम के गहरे सोसाइटल डिवीजन को बताओ। एक छोटी सी तस्वीर बनाओ उस दुनिया की जिसमें गुरु नानक का जन्म हुआ था। जब तुम ऐसा करते हो तो उनकी इक्वालिटी और वननेस की टीचिंग्स सिर्फ अच्छी बातें नहीं लगती, वो रेवोल्यूशनरी लगती हैं। ये स्टेज को परफेक्टली सेट करता है। और मेरा आखिरी सवाल, हम एक ऐसा कंक्लूजन कैसे लिखें जो यादगार हो, ना कि सिर्फ एक बोरिंग समरी? सिर्फ पॉइंट्स रिपीट मत करो, उन्हें सिंथेसाइज करो। उनकी टीचिंग्स को एक होलिस्टिक सोल्यूशन या एक एथिकल और जस्ट सोसाइटी बनाने का रोड मैप के रूप में प्रेजेंट करो। पावरफुल फॉरवर्ड लुकिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करो। ये एग्जामिनर पर एक स्ट्रॉन्ग फाइनल इंप्रेशन छोड़ता है। ऑसम, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो, अब इसको फील करने के लिए इस सेंटेंस को बोलकर प्रैक्टिस करो। गुरु नानक्स टीचिंग ऑफ किरत करो और ऑनेस्ट लिविंग provides a moral compass for ethical business conduct, beautifully reflected in the community-centric principles of the Tata Group. चलो, इसको बोलने की कोशिश करो। गुरु नानक की टीचिंग्स सिर्फ अतीत का स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं है, वो आज एक जस्ट और कंपैशनेट सोसाइटी बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। एक इक्वल सोसाइटी के विजन से आगे बढ़ते हुए चलो अब एक ऐसी कठोर सच्चाई का सामना करते हैं जहां वो विजन अभी भी एक दूर का सपना है। ये अगला टॉपिक सेंसिटिव है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। What are the main factors responsible for gender inequality in India? Discuss the contribution of Savitri Bai Phule in this regard. 2020 broad micro theme: Gender inequality and the role of Savitri Bai Phule. ये एक क्रिटिकल इशू है। हाँ, जेंडर इनइक्वालिटी सिर्फ एक सोशल प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडिया की प्रोग्रेस में एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है और इसके पीछे कोई एक रीजन नहीं है। समझो, ये सोशो कल्चरल नॉर्म्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स और इंस्टीट्यूशनल बायसेस का एक कॉम्प्लेक्स जाल है जो सदियों से चला रहा है। हमारा काम है इस जाल को सुलझाना, स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल, एक आसान सा रियल लाइफ एग्जांपल जो हम रोज देखते हैं वो ये है कि कितनी फैमिलीज आज भी एक बेटे की एजुकेशन को एक बेटी के एजुकेशन से ज्यादा प्रायोरिटी देती हैं। सही बात है। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, ये एक डीप रूटेड पेट्रियार्कल माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है। तो हमें इसका आंसर कैसे शुरू करना चाहिए? इंट्रोडक्शन के लिए आई थिंक हमें जेंडर इनइक्वालिटी को एक डीपली एंट्रेंच्ड सोसाइटल इशू के रूप में डिफाइन करना चाहिए जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को वायोलेट करता है और नेशनल डेवलपमेंट में बाधा डालता है। ये एक सीरियस टोन सेट करेगा। पूछा गया है। पार्ट 1 होगा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर इनइक्वालिटी। ओके, और इसे हम और भी क्लियर बनाने के लिए 2 कैटेगरीज में तोड़ सकते हैं। पहला, सोशियो कल्चरल बैरियर्स। ये सबसे बड़ा है। इसमें पेट्रियार्कल माइंडसेट शामिल है जिसके कारण सन प्रेफरेंस जैसी चीजें होती हैं। इसका एक हार्ड हिटिंग एग्जाम्पल हरियाणा जैसे स्टेट्स का स्क्यूड सेक्स रेशियो है। राइट। इसमें सोशल कंडीशनिंग भी आती है जहां लड़कियों को अक्सर सबमिसिव रहने के लिए पाला जाता है और उन्हें डोमेस्टिक रोल्स के लिए तैयार किया जाता है जो उनके एम्बिशंस और अपॉर्चुनिटीज को लिमिट करता है। और सोशल कल्चरल बैरियर्स के अंडर हम रिलीजियस टेक्स्ट्स या ट्रेडिशंस के गलत इंटरप्रिटेशन को भी ऐड कर सकते हैं जिससे डिस्क्रिमिनेशन को जस्टिफाई किया जाता है। शबरीमाला टेम्पल एंट्री इशू एक रेलेवेंट एग्जांपल है जहां ट्रेडिशन को जेंडर इक्वालिटी के खिलाफ खड़ा किया गया था। हाँ बिल्कुल। यहाँ हम एक फिलोसॉफिकल एंगल ला सकते हैं, जैसे एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ वर्च्यू एथिक्स कहता है कि एक जस्ट सोसाइटी वो है जो अपने सभी सिटीजन्स के लिए फेयरनेस और जस्टिस जैसे वर्च्यूज को एक्टिवली बढ़ावा देती है। एक ऐसी सोसाइटी जो अपनी आधी आबादी को ये डिनाई करती है बाय डेफिनेशन वर्च्यूअस नहीं है। एक्सीलेंट कनेक्शन। फैक्टर्स के अंडर दूसरी कैटेगरी है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। पहला सबसे साफ दिखने वाला जेंडर वेज गैप। हम मॉन्स्टर सैलरी इंडेक्स 2022 का डेटा कोट कर सकते हैं जिसमें दिखाया गया था कि इंडिया में महिलाएं सेम काम के लिए पुरुषों से काफी कम कमाती हैं। दूसरा, लिमिटेड एक्सेस टू प्रॉपर्टी एंड क्रेडिट।
क्योंकि प्रॉपर्टी अक्सर बेटों को इनहेरिट होती है। महिलाओं के पास कोलैटरल की कमी होती है, जिससे उनके लिए लोन लेना और बिजनेस शुरू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक तीसरा पॉइंट यहाँ होगा ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन। इसका मतलब है कि महिलाएं डिस्प्रोपोर्शनेटली लो पेइंग, इनफॉर्मल और वल्नरेबल जॉब्स जैसे डोमेस्टिक वर्क या एग्रीकल्चर में कॉन्सेंट्रेटेड है। सही। यहाँ अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच बिल्कुल फिट बैठता है। उन्होंने आर्ग्यू किया कि डेवलपमेंट सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये लोगों की कैपेबिलिटीज और फ्रीडम्स को एक्सपैंड करने के बारे में। इकोनॉमिक डिसएम्पावरमेंट एक महिला की उस जिंदगी को जीने की कैपेबिलिटीज को सीधे तौर पर लिमिट करती है। प्रिसाइसली। अब हम आंसर के दूसरे हिस्से पर आते हैं। सावित्रीबाई फुले's कंट्रीब्यूशन, ये गेम चेंजर पार्ट है। उन्हें एक पायोनियर, एक सच्ची रेवोल्यूशनरी के रूप में प्रेजेंट करना होगा। राइट। उनका सबसे फेमस काम 1848 में पुणे में इंडिया का पहला लड़कियों का स्कूल शुरू करना था। लेकिन ये सिर्फ स्कूल खोलने की बात नहीं थी। समझो, ये उस समय के ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की पर एक डायरेक्ट अटैक था, जो महिलाओं और लोअर कास्ट्स को एजुकेशन से वंचित रखता था। वाह, उन्होंने विडो रीमैरिज के कॉज को भी चैंपियन किया और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ी। ये तो बहुत इंस्पायरिंग है। और डेप्थ ऐड करने के लिए हम उनके काम को इमैनुअल कांट जैसे फिलोसोफर से कनेक्ट कर सकते हैं। कांट के कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का एक प्रिंसिपल है जो कहता है कि तुम ह्यूमैनिटी को अपने आप में या दूसरों में हमेशा एक एंड के रूप में ट्रीट करो, कभी भी सिर्फ एक जरिए के रूप में नहीं। अच्छा पॉइंट है। सब- सावित्रीबाई ने ऐसा ही किया। लड़कियों को एजुकेट करके उन्होंने उन्हें इंडिविजुअल्स के रूप में ट्रीट किया, जिनकी अपनी पोटेंशियल और डेस्टिनी है, ना कि सिर्फ फ्यूचर वाइव्स या मदर्स, जो उस समय का प्रिवेलिंग नॉर्म था। परफेक्ट। अब आते हैं कंक्लूजन पर। तुम्हें ये कहकर कंक्लूड करना चाहिए कि जेंडर इनइक्वालिटी से निपटने के लिए एक कॉम्प्रहेंसिव मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी की जरूरत है। इसमें लीगल रिफॉर्म्स, एजुकेशन को प्रमोट करना, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंश्योर करना और सबसे जरूरी सोशल एटीट्यूड्स को बदलना शामिल है। ओके। और तुम एक पावरफुल लाइन के साथ एंड कर सकते हो, जैसे एम्पावरिंग विमेन इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ सोशल जस्टिस बट अ प्रीरेक्विजिट फॉर इंडियाज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। अब कुछ फॉलोअप सवाल। पहला, ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्ट्रक्चर, पहले फैक्टर्स डिस्कस करना और फिर सावित्रीबाई का कंट्रीब्यूशन आंसर को ज्यादा इफेक्टिव कैसे बनाता है? ये स्ट्रक्चर लॉजिकल और हाईली इफेक्टिव है। तुम पहले प्रॉब्लम के स्केल और कॉम्प्लेक्सिटी को डिटेल में एस्टैब्लिश करते हो। ये सावित्रीबाई फुले जैसी फिगर के कंट्रीब्यूशन को और भी ज्यादा हीरोइक और सिग्निफिकेंट बना देता है। ये एक बड़े चैलेंज और एक हिम्मत भरे रिस्पॉन्स की नैरेटिव क्रिएट करता है, जो बहुत इम्पैक्टफुल है। ओके, अ क्वेश्चन अबाउट द थिंकर्स। हमने एरिस्टोटल, सेन और कांट का जिक्र किया। हम उन्हें कैसे यूज करें ताकि ऐसा ना लगे कि हम सिर्फ नाम ले रहे हैं? कि है इंटीग्रेशन, सिर्फ मेंशन नहीं। हर थिंकर के लिए बस एक क्लियर सेंटेंस यूज करो उनके कोर आइडिया को अपने पॉइंट से कनेक्ट करने के लिए। जैसे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी डिस्कस करने के बाद तुम कहते हो, दिस डायरेक्टली इंपैक्ट्स व्हाट अमर्त्य सेन कॉल्स द कैपेबिलिटी अप्रोच एज इट रिस्ट्रिक्ट्स अ वुमन्स फ्रीडम टू अचीव हर फुल पोटेंशियल। इससे पता चलता है कि तुम कॉन्सेप्ट को सच में समझते हो और अप्लाई कर सकते हो। गॉट इट? थर्ड क्वेश्चन, हरियाणा सेक्स रेशियो या सबरीमाला इशू जैसे स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स इतने जरूरी क्यों है? क्योंकि वो एविडेंस की तरह काम करते हैं। वो तुम्हारे आंसर को एक थियोरेटिकल एसे से बदलकर रियलिटी पर आधारित एक वेल रिसर्च्ड एनालिसिस बना देते हैं। पेट्रियार्की एग्जिस्ट्स जैसे एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट्स कमजोर होते हैं। हरियाणा में स्क्यूड सेक्स रेशियो सन प्रेफरेंस का एक साफ इंडिकेटर है, जैसे कॉन्क्रीट एग्जाम्पल पावरफुल और कन्विंसिंग है। एग्जामिनर्स को यह पसंद है। राइट, एविडेंस इज की। चौथा, हम सावित्रीबाई फुले के काम को रेवोल्यूशनरी कैसे प्रूव करें? उन्होंने एक स्कूल खोला। एक्सप्लेन करो कि 1848 में इसका क्या मतलब था। शी डायरेक्टली चैलेंज्ड ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की और शी ब्रोक सेंचुरीज ओल्ड सोशल बैरियर्स, जैसे पावरफुल फ्रेजेस का इस्तेमाल करो। उन्हें झेलना पड़ा ऑपोजिशन, डिस्क्राइब करो। लोग उन पर पत्थर और कीचड़ फेंकते थे। ये कॉन्टेक्स्ट साबित करता है कि उनके एक्शन सिर्फ रिफॉर्मिस्ट नहीं थे, वो रेवोल्यूशनरी थे। और मेरा आखिरी सवाल, हम कंक्लूजन को ज्यादा स्पेसिफिक और कम जेनेरिक कैसे बना सकते हैं? अवेयरनेस इज नीडेड जैसे वेग स्टेटमेंट से बचो, स्पेसिफिक बनो। अ कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजी इन्वॉल्विंग लीगल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड एजुकेशनल इनिशिएटिव्स जैसे टर्म्स का इस्तेमाल करो। और सबसे जरूरी, इशू को नेशनल डेवलपमेंट जैसे एक बड़े गोल से लिंक करो। ये दिखाता है कि तुम प्रॉब्लम के वाइडर इंप्लीकेशंस को समझते हो। ऑसम, ये बिल्कुल क्लियर है। चलो इसको रिहर्स करते हैं। ऑडियो को पॉज करो और इस पावरफुल सेंटेंस को बोलने की कोशिश करो। सावित्रीबाई फुले's establishment of the first girls' school in 1848 was not merely an educational act, it was a revolutionary challenge to the prevailing patriarchal norms of her time. चलो इसको रिहर्स करो। जेंडर इनइक्वालिटी एक मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम है जिसके सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक रूट्स गहरे हैं, और सावित्रीबाई फुले जैसे पायोनियर्स ने हमें हिम्मत और एजुकेशन के जरिए इसे चैलेंज करने का रास्ता दिखाया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक सवाल पैसे के बारे में, मनी मनी मनी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एथिकल ट्विस्ट के साथ। Increased national wealth did not result in equitable distribution of its benefits. It has created only some enclaves of modernity and prosperity for a small minority at the cost of the majority. Justify. 2017 broad macro theme, unequal distribution of economic growth. सवाल बहुत डायरेक्ट है। हाँ, ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा है। ये कह रहा है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं रही है। सबको ऊपर उठाने के बजाय इसने प्रॉस्पेरिटी के कुछ आइलैंड्स बना दिए हैं, ये एनक्लेव्स ऑफ मॉडर्निटी, जबकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन पीछे रह गई है।
हमारा काम है इस स्टेटमेंट को एविडेंस और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के साथ जस्टिफाई करना। एनक्लेव्स ऑफ मॉडर्निटी फ्रेज एकदम विविड पिक्चर बनाता है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है गुड़गांव या बेंगलुरु के चमकते स्काईस्क्रेपर्स और आईटी पार्क्स को देखना, और फिर बस कुछ किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव जहां बेसिक सैनिटेशन और साफ पीने का पानी भी नहीं है। सही बात है। एक ही देश लेकिन दो बिल्कुल अलग दुनियाएं एक साथ रह रही हैं, वही है एनक्लेव। तो चलो ब्रेक डाउन करते हैं कि हम इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे। ओके, इंट्रोडक्शन के लिए तुम्हें पहले इंडिया की इंप्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्नॉलेज करना चाहिए। प्रोग्रेस को इनकार मत करो, लेकिन फिर तुरंत एथिकल कंसर्न्स पर आ जाओ। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जैसे की फ्रेजेस का इस्तेमाल करो। ये जॉन रॉल्स जैसे थिंकर्स को मेंशन करने का परफेक्ट टाइम है, जिन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में आर्ग्यू किया था कि इनइक्वालिटीज तभी जस्टिफाइड हैं जब वो सोसाइटी के सबसे कम फायदेमंद सदस्यों को बेनिफिट करती हैं। तुम गांधी जी के सर्वोदय कॉन्सेप्ट यानी सबका उदय का भी जिक्र कर सकते हो। राइट। ये इशू को एक एथिकल फेलियर के रूप में फ्रेम करता है, ना कि सिर्फ एक इकोनॉमिक फेलियर। एक स्ट्रॉन्ग एथिकल फ्रेमिंग। आई लाइक इट। अब आंसर के बॉडी के लिए हमें स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए कॉन्क्रीट पॉइंट्स देने होंगे। हम इसे दो मेन हेडिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली हेडिंग, एविडेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड वेल्थ। इसके अंदर पहला पॉइंट होगा ट्रिकल डाउन इफेक्ट का फेलियर। थ्योरी ये थी कि जैसे जैसे अमीर और अमीर होंगे, वेल्थ ऑटोमेटिकली नीचे गरीबों तक ट्रिकल डाउन होगी, लेकिन ऐसा आसारदारक तरीके से नहीं हुआ। सही। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल इंडिया का आईटी बूम है, जिसने बहुत से मिलियनियर्स बनाए, लेकिन वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार रूरल पॉवर्टी की समस्या को हल नहीं किया। एग्जैक्टली। इस हेडिंग के अंदर दूसरा पॉइंट है वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन का डायरेक्ट एविडेंस। यहां डेटा यूज करना ही होगा। ऑक्सफैम रिपोर्ट्स इसके लिए परफेक्ट हैं। फॉर इंस्टेंस, ऑक्सफैम की 2021 की रिपोर्ट में फेमसली कहा गया था कि पैंडेमिक के दौरान इंडियन बिलियनियर्स की संपत्ति काफी बढ़ गई, जबकि लाखों लोगों ने अपनी रोजी रोटी खो दी। ये एक पावरफुल और शॉकिंग एविडेंस है। और एक तीसरा थोड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट हो सकता है क्रोनी कैपिटलिज्म। ये तब होता है जब इकोनॉमिक पॉलिसीज कुछ वेल कनेक्टेड बिजनेस ग्रुप्स के फायदे के लिए डिजाइन की जाती है, जिससे मैसिव वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन होता है और फेयर कंपटीशन कम हो जाता है। 2J स्पेक्ट्रम एलोकेशन स्कैम इसका एक क्लासिक भले ही पुराना एग्जाम्पल है कि कैसे अनफेयर प्रैक्टिसेस कुछ लोगों के लिए पब्लिक एक्सकेचर की कीमत पर बड़े प्रॉफिट्स क्रिएट कर सकती हैं। बहुत अच्छे पॉइंट्स। अब बॉडी में दूसरी मेन हेडिंग, निग्लेक्ट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ आर्ग्यूमेंट यह है कि जैसे जैसे वेल्थ क्रिएट हो रही थी, उससे सबके लिए पब्लिक सर्विसेज में इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा था। अच्छा, यहाँ पहला पॉइंट है इनएडिक्वेट पब्लिक सर्विसेज। इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद पब्लिक हेल्थ केयर और एजुकेशन अभी भी अंडरफंडेड हैं और बहुतों के लिए पुअर क्वालिटी के हैं। ASER रिपोर्ट्स, जो लगातार रूरल गवर्नमेंट स्कूल्स में खराब लर्निंग आउटकम्स दिखाती हैं, साइट करने के लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। और यहाँ दूसरा पॉइंट है बढ़ता हुआ रूरल अर्बन डिवाइड। ज्यादातर डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज शहरों में कॉन्सेंट्रेटेड है। NFHS5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा, जो शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में ज्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स दिखाता है, इस निग्लेक्ट का एक साफ इंडिकेटर है। सही। ये दिखाता है कि ग्रोथ के बेनिफिट्स गांव तक नहीं पहुंच रहे हैं। और तीसरा, डिजिटल डिवाइड। आज की दुनिया में इंटरनेट का एक्सेस एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज के लिए जरूरी है, लेकिन ग्रामीण भारत का एक बड़ा हिस्सा अभी भी इससे वंचित है। परफेक्ट। अब आते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन सिर्फ क्रिटिकल नहीं होना चाहिए, ये कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। तुम्हें ये बताना होगा कि एथिकल कंसिडरेशंस के बिना इकोनॉमिक ग्रोथ अनसस्टेनेबल है। सोल्यूशन इंक्लूसिव ग्रोथ पॉलिसीज को प्रमोट करने, पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन जैसे सोशल सेफ्टी नेट्स को मजबूत करने और सभी सिटीजन्स के लिए रिसोर्सेज तक समान पहुंच सुनिश्चित करने में है। ओके। तुम इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल से लिंक करके एंड कर सकते हो, जो स्टेट को वेल्थ के कॉन्सेंट्रेशन को रोकने के लिए कहते हैं। एक्सीलेंट। ये एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रक्चर है। मेरे पास कुछ सवाल है। पहला, वो फ्रेज एनक्लेव्स ऑफ मॉडर्निटी, उसे हम आंसर में सबसे अच्छे से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तुम्हें क्वेश्चन से उस एग्जैक्ट फ्रेज को अपने इंट्रोडक्शन, अपने एग्जांपल्स और अपने कंक्लूजन में यूज करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, जब तुम गुड़गांव का एग्जांपल देते हो तो कहो, दिस इज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ एन एनक्लेव ऑफ मॉडर्निटी। इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि तुमने क्वेश्चन के कोर थीम को समझ लिया है और उसे सीधे एड्रेस कर रहे हो। ओके, सो की फ्रेज को रिपीट करना है। दूसरा, आपने ऑक्सफैम, ASER और NFHS5 के डेटा पर जोर दिया। ये डेटा यूज करना कितना जरूरी है? ये एक गेम चेंजर है। डेटा के बिना तुम्हारे आर्ग्यूमेंट सिर्फ ओपिनियंस हैं, डेटा के साथ वो एविडेंस बैक्ड फैक्ट्स बन जाते हैं। ऑक्सफैम्स 2021 रिपोर्ट जैसी स्पेसिफिक रिपोर्ट कोट करना तुम्हारे आंसर को इमेंस क्रेडिबिलिटी देता है और दिखाता है कि तुम एक वेल रेड और सीरियस कैंडिडेट हो। मेक सेंस? फैक्ट्स ओवर ओपिनियंस। तीसरी बात, रॉल्स और गांधी जैसे थिंकर्स को नेचुरली कैसे फिट करें। उन्हें इंट्रोडक्शन में यूज करो अपने आर्ग्यूमेंट की फिलोसॉफिकल फाउंडेशन बनाने के लिए। ये कहकर शुरू करो कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का इशू सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि गहराई से एथिकल है। फिर तुम कह सकते हो, दिस चैलेंजेस द वेरी आइडिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, अ कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर्ड बाय थिंकर्स लाइक जॉन रॉल्स एंड गोज अगेंस्ट द गांधीयन आइडियल ऑफ सर्वोदय। ये तुम्हारे आंसर को शुरू से ही इंटेलेक्चुअल वेट देता है। क्रोनी कैपिटलिज्म जैसा स्ट्रॉन्ग टर्म यूज करना रिस्की है क्या? ये रिस्की नहीं है अगर तुम उससे 2G स्कैन जैसे वाइडली एक्सेप्टेड एग्जांपल से बैकअप करते हो। ऐसे टर्म्स यूज करना दिखाता है कि तुम्हारी इकोनॉमी की क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग है और तुम सिस्टमिक प्रॉब्लम्स को बोलने से डरते नहीं हो। ये एनालिटिकल मैच्योरिटी दिखाता है। बस इसे एक लूज आरोप की तरह यूज मत करो, हमेशा एक एग्जांपल से सपोर्ट करो। गॉट इट? बैक इट अप। और आखिरी सवाल, एक बैलेंस्ड और इंप्रेसिव कंक्लूजन लिखने की क्या है? की है प्रॉब्लम एनालिसिस से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना। सिर्फ इनइक्वालिटी को क्रिटिसाइज करके एंड मत करो। एक पॉजिटिव रास्ता सुझाओ। स्ट्रेंथनिंग सोशल सेफ्टी नेट्स, इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल और प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ पॉलिसीज जैसे फ्रेजेस का इस्तेमाल करो। ये कंस्ट्रक्टिव और सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट दिखाता है।
चलो प्रैक्टिस के लिए तैयार हो। ये सेंटेंस जोर से बोलकर फ्लो पकड़ने की कोशिश करो। The phenomenon of crony capitalism, exemplified by controversies like the 2G spectrum allocation, directly contributes to wealth concentration, creating the very enclaves of prosperity the question describes. चलो प्रैक्टिस करो। जबकि इंडिया की नेशनल वेल्थ बड़ी है, इसके असमान वितरण ने कुछ लोगों के लिए वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन और बहुतों के लिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की उपेक्षा को जन्म दिया है, जिससे एक गहराई से विभाजित समाज बना है। ठीक है, हमारा अगला सवाल एक बड़ी फिलोसॉफिकल डिबेट है। एक साइड चुनने के लिए तैयार हो जाओ, या शायद नहीं। ये है टीम सोशल वैल्यूज वर्सेस टीम इकोनॉमिक वैल्यूज। Social values are more important than economic values. Discuss the above statement with examples in the context of the inclusive growth of a nation, 2015. Broad micro theme: social values versus economic values for inclusive growth. ये एक क्लासिक डिबेट है। हाँ, यहाँ कीवर्ड है डिस्कस। ये सवाल तुमसे एक को दूसरे से ऊपर चुनने के लिए नहीं कह रहा है, ये तुमसे उनके बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने के लिए कह रहा है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट है इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसका मतलब है ऐसा डेवलपमेंट जिससे सबको फायदा हो। तो असली सवाल ये है, इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव करने के लिए हमें क्या प्रायोरिटाइज करना चाहिए? सोशल वैल्यूज जैसे जस्टिस, इक्वालिटी और कम्युनिटी, या इकोनॉमिक वैल्यूज जैसे एफिशिएंसी, प्रॉफिट और वेल्थ क्रिएशन? मेरे पास इसके लिए एक आसान सा रियल लाइफ एग्जांपल है। इमेजिन करो एक कंपनी जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, ये हाई इकोनॉमिक वैल्यू है, लेकिन वो ऐसा अपने वर्कर्स को बहुत कम सैलरी देकर, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करके और एक लोकल कम्युनिटी को डिस्प्लेस करके करती है। ये बहुत लो सोशल वैल्यू है। क्या ये असली प्रोग्रेस है? एग्जैक्टली यही कॉन्फ्लिक्ट इस सवाल का कोर है। बिल्कुल सही। तो इंट्रोडक्शन के लिए तुम्हें ये एक्नॉलेज करके शुरू करना चाहिए कि एक देश की प्रोग्रेस के लिए सोशल और इकोनॉमिक वैल्यूज दोनों इंपॉर्टेंट हैं। उनके रिलेशनशिप को एक कॉम्प्लेक्स एथिकल डिलेमा के रूप में फ्रेम करो, ना कि एक सिंपल चॉइस के रूप में। ओके, ये एक नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग दिखाता है। तुम यहाँ फिर से जॉन रॉल्स की थियरी ऑफ जस्टिस का जिक्र कर सकते हो, जो आर्ग्यू करती है कि जस्टिस और फेयरनेस के प्रिंसिपल सोशल वैल्यूज वो फाउंडेशन होने चाहिए जिस पर इकोनॉमिक सिस्टम्स बनाए जाएं। ओके। सो कोई एक्सट्रीम स्टैंड नहीं लेना है। बॉडी के लिए हमें दोनों साइड्स को डिस्कस करना है। चलो पहली हेडिंग से शुरू करते हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल वैल्यूज फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। वो इतने जरूरी क्यों है? पहला पॉइंट हो सकता है कि वो इक्विटी एंड जस्टिस इंश्योर करते हैं। सोशल वैल्यूज ऐसी पॉलिसीज के लिए जोर देती हैं जो सबको एक फेयर चांस देती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल इंडिया में MGNREGA है, जो ग्रामीण परिवारों को 100 दिन के एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देता है। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो एक बेसिक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करने की सोशल वैल्यू से ड्रिवन है। एक परफेक्ट एग्जाम्पल। दूसरी सोशल वैल्यू है सोशल कोहीजन। जब एक सोसाइटी ट्रस्ट, कोऑपरेशन और सॉलिडेरिटी जैसे शेयर्ड वैल्यूज पर बनती है, तो वो ज्यादा स्टेबल और रेजिलिएंट हो जाती है। सही। एक बेहतरीन एग्जाम्पल है सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, जो गरीब सेल्फ एम्प्लॉयड महिलाओं की एक ट्रेड यूनियन है। कलेक्टिव एक्शन और म्यूचुअल सपोर्ट सोशल वैल्यूज के जरिए उन्होंने अपने सदस्यों के लिए अद्भुत इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हासिल किया है। यह दिखाता है कि सोशल कैपिटल कैसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस ला सकता है। और एक तीसरा पॉइंट होगा मार्जिनलाइज्ड लोगों का एम्पावरमेंट। सोशल वैल्यूज डिमांड करते हैं कि हम सोसाइटी के सबसे कमजोर तबकों की आवाज को एम्पावर करें। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट जैसे इंस्टीट्यूशंस मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के राइट्स की रक्षा करने और देश की ग्रोथ में उनकी पार्टिसिपेशन इंश्योर करने के लिए बनाए गए हैं। एक्सीलेंट। अब एक बैलेंस डिस्कशन के लिए हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। दूसरी हेडिंग, द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यूज। हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। राइट। यहाँ पहला पॉइंट आसान है, वेल्थ क्रिएशन। सोशल प्रोग्राम्स को फंड करने के लिए तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की जरूरत है। एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी जैसे इकोनॉमिक वैल्यूज वो वेल्थ क्रिएट करते हैं जिससे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और MGNREGA जैसी स्कीम्स चलती हैं। अच्छा, एक बेहतरीन एग्जाम्पल इंडिया का 1991 का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है, जिसने ग्रोथ को बढ़ावा दिया और सरकार को सोशल डेवलपमेंट के लिए ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड किए। ये बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है। इकोनॉमिक वैल्यूज के अंदर दूसरा पॉइंट है अपॉर्चुनिटी एंड एम्प्लॉयमेंट। इनोवेशन और कंपटीशन जैसे वैल्यू से ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ जॉब क्रिएशन का प्राइमरी इंजन है। इंडिया का बूम करता IT सेक्टर फॉर एग्जांपल ने लाखों जॉब्स क्रिएट किए हैं और अनगिनत परिवारों को गरीबी से बाहर निकाला है। यहाँ हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे एंशिएंट विजडम का भी जिक्र कर सकते हैं, जिसने एक स्टेट की स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के महत्व पर जोर दिया था। बहुत अच्छा हिस्टोरिकल कनेक्शन। तो कंक्लूजन के लिए तुम्हें एक सिंथेसिस या बैलेंसिंग अप्रोच अपनाना होगा। आर्ग्यू करो कि ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका एक को दूसरे पर चुनना नहीं, बल्कि अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में सोशल वैल्यूज को एम्बेड करना है। अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच इन सबको एक साथ जोड़ने के लिए परफेक्ट कॉन्सेप्ट है। उन्होंने आर्ग्यू किया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का गोल ह्यूमन कैपेबिलिटीज और फ्रीडम्स, एक सोशल वैल्यू को एनहांस करना होना चाहिए। तो आखिरी लाइन हो सकती है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच जहां इकोनॉमिक ग्रोथ सोशल जस्टिस के कॉज को सर्व करती है, ही सस्टेनेबल और सच में इंक्लूसिव डेवलपमेंट का एकमात्र रास्ता है। ये एक बहुत ही मैच्योर और बैलेंस्ड आंसर लग रहा है। चलो कुछ क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। पहला, डिस्कस शब्द वाले सवाल में क्या हमें एक साइड लेनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में एक सख्त साइड लेना गलती होगी। डिस्कस मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर करने का एक इन्विटेशन है। सबसे अच्छा अप्रोच है दोनों साइड्स के लिए स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करना एग्जाम्पल्स के साथ, और फिर एक बैलेंस्ड और सिंथेसाइज कंक्लूजन देना। ओके, सो बैलेंस ही की है जी। दूसरा, बॉडी में आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रक्चर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? द प्राइमेसी ऑफ सोशल वैल्यूज और द इंडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक वैल्यूज।
जैसे क्लियर हेडिंग्स यूज करो, हर हेडिंग के अंडर क्लियर बुलेट पॉइंट्स या सब पॉइंट्स यूज करो। इससे तुम्हारा आंसर हाईली ऑर्गेनाइज्ड, एग्जामिनर के लिए पढ़ने में आसान हो जाता है और ये दिखाता है कि तुम्हारा थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रक्चर्ड है। MGNREGA और सेवा जैसे एग्जाम्पल्स इस आंसर में इतने पावरफुल क्यों हैं? क्योंकि वो सोशल वैल्यूज इन एक्शन के कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स हैं। एमजे नरेगा एक गवर्नमेंट स्कीम है और सेवा एक सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव है। दोनों का इस्तेमाल करना दिखाता है कि तुम समझते हो कि सोशल वैल्यूज को टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों अप्रोचेस से प्रमोट किया जा सकता है। वो एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज को रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट से जोड़ते हैं। चौथा, आपने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का जिक्र किया। ऐसे एंशिएंट टेक्स्ट को लाने का क्या फायदा है? ये तुम्हारे आंसर में एक हिस्टोरिकल डायमेंशन ऐड करता है। ये दिखाता है कि सोशल और इकोनॉमिक वेलबींग के बीच की ये बहस नई नहीं है, बल्कि गवर्नेंस का एक टाइमलेस सवाल है। ये इंटेलेक्चुअल ब्रॉडनेस दिखाता है और ये भी कि तुम्हारा ज्ञान सिर्फ मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स तक सीमित नहीं है। और मेरा आखिरी सवाल, कंक्लूजन में अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच मेंशन करना परफेक्ट कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि ये डिबेट को खूबसूरती से रिजॉल्व करता है। ये एक ऐसी फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो दोनों वैल्यूज को इंटीग्रेट करती है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ के उद्देश्य को रीडिफाइन करता है, एक एंड के रूप में नहीं, बल्कि एक सोशल गोल हासिल करने के साधन के रूप में। ह्यूमन फ्रीडम्स और कैपेबिलिटीज का विस्तार, ये कंक्लूड करने का एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और पावरफुल तरीका है। चलो इस सिंथेसिस को कैप्चर करने वाले एक बैलेंस सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। While economic values, as highlighted even in ancient texts like Kautilya's Arthashastra, are crucial for wealth creation, they must be guided by social values like justice to achieve the truly inclusive growth envisioned by Amartya Sen's capability approach. इसको बोलने की कोशिश करो। ये सोशल वर्सेस इकोनॉमिक नहीं है। सच में इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए एक देश को दोनों के बीच एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की जरूरत है, जहां इकोनॉमिक प्रोग्रेस को सोशल जस्टिस के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, हमारा अगला सवाल एक ऐसा टॉपिक है जो सबके दिल के करीब है, पेट्रियोटिज्म। लेकिन ये हमें आम तस्वीरों से आगे सोचने के लिए कहता है। In the context of defense services, patriotism demands readiness to even lay down one's life in protecting the nation. According to you, what does patriotism imply in everyday civil life? Explain with illustrations and justify your answer. 2014. Broad micro theme. The meaning of patriotism in everyday civil life. ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है। हाँ, ये हमसे पेट्रियोटिज्म की हमारी समझ को एक्सपैंड करने के लिए कहता है। ये एक सोल्जर के अल्टीमेट सैक्रिफाइस को एक्नॉलेज करता है, लेकिन फिर पूछता है बाकी हम लोगों का क्या? हम आम सिटीजन्स के लिए एक नॉर्मल ट्यूसडे को पेट्रियोटिज्म कैसा दिखता है? यहाँ फोकस एवरीडे सिविल लाइफ पर है। और जवाब छोटी छोटी चीजों में है दोस्त। ये ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के बारे में है ताकि हमारी सड़कें सबके लिए सुरक्षित हों। ये अपने टैक्सेस ईमानदारी से भरने के बारे में है ताकि सरकार स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बना सके। ये अपने पड़ोस को साफ रखने के बारे में है। बिल्कुल, ये सब पेट्रियोटिज्म के ही फॉर्म्स हैं। ये हमेशा बड़े हीरोइक जेस्चर्स के बारे में नहीं होता। ये उन छोटी कंसिस्टेंट जिम्मेदार एक्शंस के बारे में है जो मिलकर हमारे देश को बेहतर बनाती हैं। एग्जैक्टली। तो इंट्रोडक्शन के लिए तुम्हें पेट्रियोटिज्म को देश के प्रति एक गहरा प्रेम, सम्मान और प्रतिबद्धता के रूप में डिफाइन करके शुरू करना चाहिए। फिर इस डेफिनेशन को तुरंत एक्सपैंड करो, ये बताते हुए कि जबकि एक सोल्जर के लिए इसका मतलब अल्टीमेट सैक्रिफाइस हो सकता है, एक सिटीजन के लिए ये डेली एक्शंस के जरिए एक बेहतर देश बनाने की कमिटमेंट में बदल जाता है। तुम प्लेटो के जस्ट स्टेट का जस्ट इंडिविजुअल से बनने का आइडिया मेंशन करके एक हाई माइंडेड फिलोसॉफिकल टोन भी सेट कर सकते हो। आई लव दैट स्ट्रक्चर। चलो बॉडी को एक ब्रिलियंट 3 पार्ट स्ट्रक्चर देते हैं। पहले पार्ट को कहते हैं सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक जिम्मेदार सिटीजन होने के बारे में है। ओके। एक की इलस्ट्रेशन है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, जिसका मतलब सिर्फ इलेक्शंस में वोट डालना नहीं, बल्कि इश्यूज के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना भी है। एक और एग्जांपल है ईमानदारी से टैक्सेस पे करना। तीसरा है कानून का पालन करना, छोटी चीजें जैसे रेड लाइट ना जंप करना। यहाँ हम एरिस्टोटल के सिविक वर्च्यू के आइडिया से कनेक्ट कर सकते हैं, वो क्वालिटीज जो एक सिटीजन को कॉमन गुड में कंट्रीब्यूट करने के लिए बनाती हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हो सकता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारे फेलो सिटीजन्स के प्रति हमारी ड्यूटी के बारे में है। पेट्रियोटिज्म सिर्फ जमीन से प्रेम नहीं है, ये लोगों से प्रेम है। सही। यहाँ इलस्ट्रेशंस होंगे सोशल हार्मनी के लिए काम करना और कास्ट, रिलीजन या जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ना। एक और एग्जाम्पल है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, पेड़ लगाना, पानी बचाना, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना। ये आने वाली पीढ़ियों के प्रति पेट्रियोटिज्म है। यहाँ गांधी जी का सर्वोदया यानी सबका कल्याण का कॉन्सेप्ट बिल्कुल फिट बैठता है। और तीसरे पार्ट के लिए चलो इसे कहते हैं अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। एक सच्चा देशभक्त उन फाउंडेशनल वैल्यूज का सम्मान करता है जिन पर हमारा देश बना है। एक इलस्ट्रेशन होगा हमारे देश की डाइवर्सिटी का सम्मान करना, उसकी अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं। भाषणी प्रोजेक्ट जिसका उद्देश्य लोकल लैंग्वेजेस में डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करना है, इस डाइवर्सिटी का सम्मान करने का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल है साइंटिफिक टेम्पर और रैशनलिज्म की स्पिरिट को बनाए रखना और मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ना। एक फैंटास्टिक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर। अब कंक्लूजन के लिए तुम इन सभी धागों को एक साथ लाते हो। तुम लिख सकते हो कि एवरीडे पेट्रियोटिज्म एक्टिव सिटीजनशिप का एक रूप है। ये देश को हर रोज शांति से, लगातार और रचनात्मक रूप से बनाने का काम है। वाह। और एक पावरफुल एंडिंग के लिए इसे सीधे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में मेंशन किए गए आइडियल से कनेक्ट करो, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये कहकर कंक्लूड करो कि एक सच्चा देशभक्त वो है जो इन आइडियल्स को हर सिटीजन के लिए एक जीती जागती सच्चाई बनाने का प्रयास करता है।
ये एक बहुत ही सॉलिड और इंस्पायरिंग तरीका है आंसर देने का। चलो कुछ क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। पहला, बॉडी को इन 3 पार्ट्स में सिविक, सोशल और कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइड करने का मेन फायदा क्या है? फायदा है क्लैरिटी और कॉम्प्रिहेंसिवनेस। ये स्ट्रक्चर तुम्हें एक सिटीजन के जीवन के सभी डायमेंशंस को कवर करने देता है। ये एग्जामिनर को दिखाता है कि तुम्हारी पेट्रियोटिज्म की एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है कि इसमें स्टेट के प्रति तुम्हारी ड्यूटीज सिविक, तुम्हारी सोसाइटी के प्रति सोशल और देश के आइडियल्स के प्रति कॉन्स्टिट्यूशनल शामिल है। ये एक बहुत ही लॉजिकल और आसान टू फॉलो फ्रेमवर्क है। ओके, स्ट्रक्चर इज की। दूसरा सवाल, भाषणी प्रोजेक्ट जैसे स्पेसिफिक करंट एग्जाम्पल का इस्तेमाल करना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि तुम सिर्फ जेनेरिक टेक्स्ट बुक आंसर्स नहीं दे रहे हो। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि तुम करंट अफेयर्स से जुड़े हुए हो और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स पर अप्लाई कर सकते हो। ये तुम्हारे आंसर को फ्रेश, रेलेवेंट और बहुत ज्यादा इंप्रेसिव बनाता है। हमने प्लेटो और एरिस्टोटल का जिक्र किया। उन्हें स्मूथली कैसे इंटीग्रेट करें ताकि वो फोर्स्ड ना लगे? सबसे अच्छा तरीका है उनके कॉन्सेप्ट्स को हर सेक्शन के लिए एक इंटेलेक्चुअल एंकर के रूप में यूज करना। जब तुम सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी पर सेक्शन शुरू करते हो, तुम कह सकते हो दिस डायमेंशन ऑफ पेट्रियोटिज्म अलाइंस विद व्हाट एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स लाइक एरिस्टोटल कॉल्ड सिविक वर्च्यू। बस एक लाइन लगती है अपने पॉइंट को एक गहरा फिलोसॉफिकल ग्राउंडिंग देने के लिए। चौथा, क्या हमें सिर्फ पॉजिटिव एग्जांपल्स ही देने चाहिए पेट्रियोटिज्म क्या? जबकि आंसर प्रेडोमिनेंटली पॉजिटिव होना चाहिए। करप्शन से लड़ना या अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जैसे एक्शंस का जिक्र करना भी पेट्रियोटिज्म का एक रूप है। ये एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग दिखाता है कि पेट्रियोटिज्म में देश को बेहतर बनाने के लिए उसकी गलत चीजों को चैलेंज करना भी शामिल है। ये एक रियलिस्टिक, ना कि रोमांटिसाइज्ड पर्सपेक्टिव दिखाता है। और मेरा आखिरी सवाल, कंक्लूजन को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल से लिंक करना इतनी पावरफुल टेक्निक क्यों है? क्योंकि प्रियम्बल में हमारे देश की आत्मा है। ये इंडिया के सबसे ऊंचे आइडियल्स और फाउंडेशनल वैल्यूज को बताता है। एवरीडे पेट्रियोटिज्म को इन आइडियल से जोड़कर तुम अपने आंसर को सिर्फ ड्यूटीज की एक लिस्ट से उठाकर एक सिटीजन की देश के अल्टीमेट डेस्टिनी को पूरा करने में भूमिका पर एक गहरा स्टेटमेंट बना रहे हो। ये अपने आप में एक बहुत ही फिटिंग और पेट्रियोटिक एंड है। ये बहुत अच्छा है। चलो इस समरी स्टेटमेंट को बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। Everyday patriotism is not just about respecting the national flag, it's about active citizenship, which includes civic responsibility, like paying taxes honestly, and social responsibility, like working to protect our environment. इसको प्रैक्टिस करो। अच्छी देशभक्ति सिर्फ सरहद तक सीमित नहीं है। यह हमारी गलियों, दफ्तरों और समुदायों में हर रोज अपने सिविक और सोशल ड्यूटीज को ईमानदारी से निभाकर प्रैक्टिस की जाती है। अब एक थोड़ा पर्सनल सवाल, ये रिफ्लेक्शन मांगता है। वो कौन सी एमिनेंट पर्सनालिटी है जिसने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया है? Which eminent personality has inspired you the most in the context of ethical conduct in life? Give the gist of her teachings. Giving specific examples, describe how you have been able to apply these teachings for your own ethical development. 2014, broad micro-theme, ethical lessons from an eminent personality. Dr. B.R. Ambedkar. ये एक पर्सनल रिफ्लेक्शन वाला सवाल है, हाँ, लेकिन इसका जवाब एक बहुत ही क्लियर स्ट्रक्चर के साथ देना होगा। तुम्हें एक पर्सनालिटी चुननी है। हमारे सोर्स में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं। फिर तुम्हें 3 चीजें करनी है। पहला, उनकी टीचिंग्स का जिस्ट देना है। दूसरा, स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स देने हैं कि तुमने उन्हें कैसे अप्लाई किया। और तीसरा, एक्सप्लेन करना है कि इससे तुम्हारे ओन एथिकल डेवलपमेंट में कैसे मदद मिली। यहाँ की है स्पेसिफिक और जेन्युइन होना। ये इंस्पिरेशन को एक्शन में बदलने के बारे में है। जैसे सोचो तुम अपने फ्रेंड ग्रुप में हो और कोई कास्टिस्ट जोक मारता है। आसान तरीका है चुप रहना। लेकिन अगर तुम सच में डॉक्टर अंबेडकर से इंस्पायर्ड हो तो तुम हिम्मत जुटाकर उस जोक को रिस्पेक्टफुली चैलेंज करोगे और समझाओगे कि वो हार्मफुल क्यों है। वो छोटा सा एक्ट अप्लाइंग टीचिंग्स फॉर योर ओन एथिकल डेवलपमेंट का एक परफेक्ट एग्जांपल है। एग्जैक्टली। तो इंट्रोडक्शन के लिए तुम्हें साफ साफ बताना चाहिए कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर तुम्हारी इंस्पिरेशन का सोर्स है। उनकी फिलॉसफी के कोर आइडियाज को ब्रीफली मेंशन करो। रैशनलिज्म, ह्यूमनिज्म, सोशल जस्टिस और अनाइलेशन ऑफ कास्ट। तुम बता सकते हो कि उनका एथिकल फ्रेमवर्क रीजन और कंपैशन के पावरफुल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है। ओके, सो एक क्लियर इंट्रोडक्शन। अब बॉडी के लिए चलो इसे उनकी 2 कोर टीचिंग्स के आसपास स्ट्रक्चर करते हैं ताकि ये फोकस्ड रहे। पहली टीचिंग लेते हैं, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, राइट? इस टीचिंग का जिस्ट डॉक्टर अंबेडकर का कास्ट सिस्टम के खिलाफ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल और उनका ये अटल विश्वास है कि हर एक इंडिविजुअल उनके जन्म की परवाह किए बिना समान गौरव और सम्मान का हकदार है। ये कांट के उस आइडिया से खूबसूरती से अलाइन करता है कि हर इंसान अपने आप में एक एंड है। परफेक्ट। अब तुम्हें एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन देना होगा। सिर्फ ये मत कहो आई बिलीव इन इक्वालिटी। एक कॉन्क्रीट एग्जांपल दो। फॉर इंस्टेंस, एप्लीकेशन एग्जाम्पल 1, अपने कॉलेज के दिनों में मैंने एक ऐसी एनजीओ के साथ एक्टिवली वॉलंटियर किया जो दलित बच्चों के एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए काम करती थी। ये एक स्पेसिफिक एक्शन है। हाँ, फिर तुम इसे अपने एथिकल डेवलपमेंट से लिंक कर सकते हो। ये कहकर इस एक्सपीरियंस ने मुझे सिंपैथी से आगे बढ़कर एक्टिव सॉलिडारिटी के महत्व को सिखाया। तुम इसे UNSDG 10 यानी रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज जैसे ग्लोबल गोल से भी कनेक्ट कर सकते हो। ये बहुत स्ट्रांग है। चलो दूसरी टीचिंग लेते हैं, रैशनैलिटी एंड एजुकेशन। जस्ट ये है कि डॉक्टर अंबेडकर ने एजुकेशन को लिबरेशन का सबसे शक्तिशाली टूल माना। उन्होंने लोगों से एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज करने का आग्रह किया। सही, उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग और डॉगमा और अंधविश्वास को चैलेंज करने पर जोर दिया। ये सोक्रेटिस के एग्जामिन लाइफ के आइडिया जैसा है। हाँ। और अब इसका एप्लीकेशन,
एप्लीकेशन एग्जाम्पल 2, उनके रैशनैलिटी पर जोर से इंस्पायर होकर मैं अपने परिवार के सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर किए गए मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ को चैलेंज करने का एक कॉन्शियस एफर्ट करता हूँ। मैं अंधे विश्वास के बजाय रिस्पेक्टफुली फैक्ट्स प्रेजेंट करता हूँ और क्रिटिकल डिस्कशन को इंकरेज करता हूँ। ये फिर से एक स्पेसिफिक रिलेटेबल एक्शन है। हाँ, तुम इससे अपने एथिकल डेवलपमेंट से लिंक कर सकते हो। ये कहकर इसने मुझे इंटेलेक्चुअल करेज और सच्चाई के प्रति एक कमिटमेंट डेवलप करने में मदद की है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A की स्पिरिट के अनुरूप है, जो साइंटिफिक कैंपर डेवलप करने का आह्वान करता है। ये स्ट्रक्चर ब्रिलियंट है, टीचिंग, जिस्ट, एप्लीकेशन और एथिकल डेवलपमेंट। तो कंक्लूजन के लिए हम ये कहकर समराइज कर सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की टीचिंग्स मॉडर्न लाइफ के चैलेंजेस को नेविगेट करने के लिए एक रोबस्ट एथिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं, और उनके इक्वालिटी, जस्टिस और रैशनैलिटी के वैल्यूज को इंटरनलाइज करके हम एक ज्यादा जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की सच्ची स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करती है। एग्जैक्टली। चलो अब कुछ क्विक क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। पहला, एक ऐसे आंसर को जो इतना पर्सनल है उसे एनालिटिकल और ऑब्जेक्टिव कैसे बनाए? ये एक बेहतरीन सवाल है कि ये है कि अपने पर्सनल एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए आई का इस्तेमाल करो, लेकिन उन एक्शंस को तुरंत यूएन एसडीजीज, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स या फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स जैसे ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क से कनेक्ट करो। ये पर्सनल को एनालिटिकल से बैलेंस करता है और दिखाता है कि तुम्हारी एथिक्स वेल रीजन्ड है। जिस्ट ऑफ टीचिंग्स को इफेक्टिवली कैसे प्रेजेंट करें बिना उनकी फिलॉसफी पर एक पूरा ऐसे लिखें? तुम ये उनकी विशाल फिलॉसफी को 2-3 कोर एक्शनेबल थीम्स में तोड़कर कर सकते हो। अंबेडकर के लिए इक्वालिटी और रैशनैलिटी चुनना परफेक्ट है। ये तुम्हारे आंसर को कंसाइज, फोकस्ड और क्वेश्चन के एप्लीकेशन पार्ट से सीधे रेलेवेंट रखता है। तीसरा, आपने जो एग्जांपल्स दिए जैसे वॉलंटियरिंग या फेक न्यूज़ को चैलेंज करना, उन्हें बिलीवेबल और इम्पैक्टफुल क्या बनाता है? उनकी स्पेसिफिसिटी। मैं गरीबों की मदद करता हूं जैसे वेक स्टेटमेंट के बजाय तुम्हारे पास एक स्पेसिफिक एक्शन है। मैंने दलित बच्चों की एजुकेशन के लिए एक एनजीओ के साथ वॉलंटियर किया। मैं सच्चाई में विश्वास करता हूं के बजाय तुम्हारे पास है मैं अपने फैमिली ग्रुप में फेक न्यूज़ को चैलेंज करता हूं। दिखाना, सिर्फ बताना नहीं, यही एग्जाम्पल्स को क्रेडिबल बनाता है। चौथा, यूएन एसडीजीज और कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स का जिक्र करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये दिखाता है कि तुम्हारी पर्सनल एथिक्स एक वैक्यूम में ऑपरेट नहीं कर रही हैं। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि तुम्हारे इंडिविजुअल एक्शंस नेशनल और ग्लोबल एथिकल गोल्स के साथ अलाइंड हैं। ये पर्सनल एथिक्स पब्लिक लाइफ से कैसे कनेक्ट होती हैं, इसकी एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग दिखाता है। और आखिरी सवाल, हम कंक्लूजन को डॉक्टर अंबेडकर की लेगेसी पर इफेक्टिवली कैसे बिल्ड करें? तुम उनकी टीचिंग्स को सिर्फ हिस्टोरिकल आइडियाज के रूप में नहीं, बल्कि आज के लिए एक जीता जागता, सांस लेता एथिकल फ्रेमवर्क के रूप में फ्रेम करो। की है उनकी टाइमलेस रेलेवेंस को हाईलाइट करना। इस बात पर जोर दो कि उनका जीवन हम सबके सामने आने वाली कंटेम्प्रेरी मॉरल चैलेंजेस को नेविगेट करने के लिए एक गाइड है। ओके, चलो एप्लीकेशन पार्ट की प्रैक्टिस करते हैं। ये जोर से कहो, इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर, Ambedkar's emphasis on rationality, I actively engage in critical discussions within my family, challenging dogmatic beliefs in line with the constitutional duty to develop a scientific temper. चलो इसको बोलने की प्रैक्टिस करो। डॉक्टर बी आर अंबेडकर का जीवन और उनकी टीचिंग्स हमें इक्वालिटी, जस्टिस और रैशनैलिटी जैसे एथिकल वैल्यूज को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई करने की शक्तिशाली प्रेरणा देती हैं। और अब हमारे आखिरी सवाल के लिए, ये एथिकल डिबेट्स का ग्रैंड फिनाले है। क्या वैल्यूज बदलती हैं या वो हमेशा के लिए होती हैं? Some people feel that values keep changing with time and situation, while others strongly believe that there are certain universal and eternal human values. Give your perception in this regard with due justification. 2013, broad micro theme, the duality of human values, changing versus eternal. ये क्लासिक फिलोसॉफिकल सवाल है। परसेप्शन ये एक्नॉलेज करेगा कि दोनों स्टेटमेंट्स में सच्चाई है। सबसे अच्छा जवाब ह्यूमन वैल्यूज की डुअलिटी को एक्सप्लोर करने में है कि कुछ वैल्यूज रिलेटिव और बदलती रहते हैं, जबकि दूसरी यूनिवर्सल और इटर्नल होती हैं। तुम्हारा परसेप्शन ये होना चाहिए कि दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। मेरे पास इसके लिए एक परफेक्ट रियल लाइफ एग्जांपल है। सोचो, 50 साल पहले इंडिया में एक लाइव इन रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा सोशल टैबू था। रिलेशनशिप्स को लेकर सोसाइटल वैल्यू साफ तौर पर बदल गई है। सही बात है। ये एक चेंजिंग वैल्यू है। लेकिन 50 साल पहले माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते थे और आज भी माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं। पेरेंटल लव और कंपैशन की वैल्यू इटर्नल है। तो चेंजिंग और इटर्नल वैल्यूज दोनों एक ही सोसाइटी में एक ही समय पर एग्जिस्ट करती हैं। कूल ना? ये एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। तो इंट्रोडक्शन के लिए तुम्हें ह्यूमन वैल्यूज को सोसाइटल बिहेवियर की नींव कहकर शुरू करना चाहिए। फिर तुरंत इस कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले या ड्युअलिटी को इंट्रोड्यूस करो, बदलती हुई सोसाइटली कंस्ट्रक्टेड वैल्यूज और इटर्नल यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के बीच। ये शुरू से ही एक बैलेंस्ड और सोफिस्टिकेटेड टोन सेट करता है। गॉट इट। बॉडी में हम इस ड्युअलिटी को एक्सप्लोर करते हैं। चलो 2 क्लियर सेक्शंस बनाते हैं। पहला सेक्शन, चेंजिंग वैल्यूज। यहाँ हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि कुछ वैल्यूज क्यों बदलती हैं। ओके। पहला रीजन है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। फॉर एग्जांपल, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के आने से प्राइवेसी और सेल्फ एक्सप्रेशन को लेकर हमारी सोसाइटल वैल्यूज पूरी तरह से बदल गई हैं। बहुत रेलेवेंट पॉइंट है। चेंजिंग वैल्यूज का दूसरा रीजन है इकोनॉमिक प्रोग्रेस। जैसे इंडिया में 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद कंज्यूमरिज्म और मटीरियल पोजेशंस की वैल्यू काफी बढ़ गई। ब्रांड्स, मॉल्स और Amazon जैसे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स का उदय इस वैल्यू शिफ्ट को रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा। तीसरा रीजन है कल्चरल एक्सचेंज एंड ग्लोबलाइजेशन।
ग्लोबल मूवमेंट्स फॉर LGBTQ+ राइट्स फॉर इंस्टेंस ने इंडिया में सेक्सुअलिटी और मैरिज को लेके सोसाइटल वैल्यूज को काफी प्रभावित किया है और बदला है। यहाँ हम एथिकल रिलेटिविज्म के कॉन्सेप्ट का जिक्र कर सकते हैं। ये आइडिया कि मोरालिटी किसी के कल्चर के नॉर्म्स के रिलेटिव होती है। ओके, ये चेंजिंग पार्ट कवर हो गया। अब बॉडी के दूसरे सेक्शन पर आते हैं, इटर्नल वैल्यूज। ये वो वैल्यूज हैं जो समय और संस्कृतियों के पार कांस्टेंट रहती हैं। एंड एम्पैथी। फॉर एग्जांपल 2023 जोशीमठ लैंड सब्सिडेंस डिजास्टर के दौरान देश भर से लोग प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आए। करेक्ट। दूसरों को दुख में देखकर मदद करने की ये प्रवृत्ति एक टाइमलेस ह्यूमन वैल्यू है। बिल्कुल। दूसरी इटर्नल वैल्यू है जस्टिस एंड फेयरनेस। इतिहास में हर समाज में अत्याचार के खिलाफ और समान अधिकारों के लिए संघर्ष हुए हैं। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज का अपने अधिकारों के लिए जारी संघर्ष, जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए लड़ाई, इस इटर्नल ह्यूमन परस्यूट ऑफ जस्टिस का एक मॉडर्न मैनिफेस्टेशन है। सही। और तीसरी इटर्नल वैल्यू है ट्रूथ एंड इंटेग्रिटी। सत्येंद्र दुबे जैसे विसिल ब्लोअर्स का एग्जाम्पल, जिन्होंने करप्शन को एक्सपोज करने के लिए अपनी जान दे दी, दिखाता है कि सच्चाई की वैल्यू को बहुत से लोग परिणामों की परवाह किए बिना एक सुप्रीम प्रिंसिपल के रूप में मानते हैं। यहाँ हम इमैनुअल कांट के यूनिवर्सल मॉरल लॉज के आइडिया से कनेक्ट कर सकते हैं। तो कंक्लूजन के लिए हमें इन दोनों आइडियाज को सिंथेसाइज करना होगा। हम ये कहकर कंक्लूड कर सकते हैं कि इस ड्युअलिटी को पहचानना एक समझदार और संतुलित समाज के लिए जरूरी है। हमें प्रोग्रेस और रिफॉर्म के लिए ओपन रहना चाहिए, बदलती वैल्यूज को एक्सेप्ट करना, लेकिन हमें अपने कोर एथिकल प्रिंसिपल्स, हमारी इटर्नल वैल्यूज को कभी नहीं खोना चाहिए। तुम इस अंडरस्टैंडिंग को गवर्नेंस से जोड़कर एंड कर सकते हो, ये बताते हुए कि अच्छी पॉलिसी मेकिंग के लिए पॉजिटिव चेंज को अपनाना और इटर्नल वैल्यूज ऑफ कंपैशन एंड जस्टिस में एंकर्ड रहना जरूरी है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन। चलो हमारा आखिरी सेट ऑफ क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। पहला, एक सवाल जो गिव योर परसेप्शन पूछता है, उसके लिए सबसे अच्छा स्टैंस क्या है? तुम्हारा परसेप्शन ये होना चाहिए कि सच्चाई एक साइड चुनने में नहीं बल्कि ड्युअलिटी को एक्नॉलेज करने में है। सबसे सोफिस्टिकेटेड आंसर आर्ग्यू करता है कि चेंजिंग और इटर्नल वैल्यूज दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। ये एक बोथ हैंड अप्रोच है, ना कि आइदर और। दूसरा, हर पॉइंट के लिए एक स्पेसिफिक रीसेंट एग्जाम्पल देना कितना जरूरी है, जैसे 2023 जोशीमठ डिजास्टर। ये बेहद जरूरी है। स्पेसिफिसिटी एक बेहतरीन आंसर की है। सोशल मीडिया कहना ठीक है, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम का प्राइवेसी पर प्रभाव कहना बेहतर है। डिजास्टर्स कहना वेग है, लेकिन 2023 जोशीमठ डिजास्टर के प्रति रिस्पॉन्स एक कॉन्क्रीट इवेंट है। ये तुम्हारे आंसर को क्रेडिबल और करंट बनाता है। रूथ बेनेडिक्ट रिलेटिविज्म के लिए और इमैनुअल कांट यूनिवर्सलिज्म के लिए जैसे थिंकर्स का नाम लेने का असली फायदा क्या है? ये तुम्हारे आर्ग्यूमेंट को फिलोसॉफिकल वेट देता है। ये दिखाता है कि तुम सिर्फ अपनी पर्सनल ओपिनियन नहीं शेयर कर रहे हो, बल्कि तुम्हारा परसेप्शन इस टॉपिक पर मेजर फिलोसॉफिकल डिबेट से इन्फॉर्म्ड है। ये इंटेलेक्चुअल डेप्थ डेमोन्स्ट्रेट करता है। चौथा, क्या हमें कंज्यूमरिज्म, एथिकल रिलेटिविज्म और कैटेगोरिकल इंपेरेटिव जैसे टर्म्स यूज करने चाहिए? हाँ बिल्कुल, सही टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल दिखाता है कि तुम्हारी वोकैबुलरी स्ट्रांग है और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। कि ये है कि सिर्फ टर्म ड्रॉप ना करो, बल्कि उसके तुरंत बाद दिए गए एग्जाम्पल के जरिए उसे आसान भाषा में समझाओ। एग्जाम्पल टर्म को समझने में आसान बना देता है। और आखिरी सवाल, हम कंक्लूजन को फॉरवर्ड लुकिंग कैसे बनाएं? सिर्फ डिबेट को समराइज मत करो, अपने कंक्लूजन को रियल वर्ल्ड पे अप्लाई करो। इस डुअलिटी की समझ को वाइज पॉलिसी डिसीजंस और इंक्लूसिव गवर्नेंस जैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से जोड़ो। ये दिखाता है कि इस फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग को एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। चलो इस आंसर के कोर आइडिया की प्रैक्टिस करते हैं। ये बोलने की कोशिश करो, while societal values evolve with technology, as seen with social media's impact on privacy, core eternal values like compassion and justice remain the constant moral anchors of humanity. अब तुम कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। ह्यूमन वैल्यूज का एक ड्यूज नेचर होता है। सोशल कस्टम्स और टेक्नोलॉजी से जुड़े कुछ वैल्यूज समय के साथ बदलते हैं, जबकि कंपैशन, जस्टिस और ट्रूथ जैसे कोर वैल्यूज यूनिवर्सल और इटर्नल रहते हैं। फ्यू, समय और विचारों के बीच क्या सफर था। तो चलो जल्दी से रीकैप करते हैं कि आज हमने क्या समझा। ब्रॉड मैक्रो थीम, हमने एथिक्स और ह्यूमन वैल्यूज को महान नेताओं, गंभीर सामाजिक मुद्दों और टाइमलेस फिलोसॉफिकल डिबेट्स के लेंस से एक्सप्लोर किया। चलो अपनी ट्रिप की एक क्विक बुलेट समरी करते हैं। पहला, हमने देखा कि गुरु नानक की शेयरिंग और इक्वालिटी पर टीचिंग्स आज कॉर्पोरेट एथिक्स से लेकर ह्यूमैनिटेरियन एड तक हर चीज के लिए एक शक्तिशाली गाइड हैं। फिर हमने जेंडर इनइक्वालिटी के गहरे कारणों को समझा और सावित्रीबाई फुले की क्रांतिकारी विरासत को सलाम किया। हाँ। उसके बाद हमने उस गंभीर एथिकल समस्या की जांच की कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ ने सबको समान रूप से फायदा नहीं पहुंचाया है। उसके बाद हमने एक देश को इंक्लूसिव ग्रोथ हासिल करने के लिए सोशल और इकोनॉमिक वैल्यूज के बीच संतुलन की महत्वपूर्ण जरूरत को एक्सप्लोर किया। बिल्कुल। फिर हमने देशभक्ति को रीडिफाइन किया, एक बड़े जेस्चर के रूप में नहीं, बल्कि एक्टिव सिटीजनशिप की एक रोजमर्रा की जिम्मेदारी के रूप में। उसके बाद हमने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के प्रेरणादायक जीवन से इक्वालिटी और रैशनैलिटी पर प्रैक्टिकल लेसन्स लिए। और आखिर में हमने ह्यूमन वैल्यूज की खूबसूरत ड्युअलिटी को समझा, कैसे कुछ समय के साथ बदलती हैं जबकि दूसरी इटर्नल रहती हैं। तो यहाँ एक आखिरी विचार है जिस पर आप सोच सकते हैं। हमने कंपैशन और जस्टिस जैसे इटर्नल वैल्यूज की बात की, लेकिन क्या होता है जब एक नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिटिकल डिसीजंस लेने लगती है? इंटरेस्टिंग। क्या हम एक AI डॉक्टर में कंपैशन या एक AI जज में जस्टिस प्रोग्राम कर सकते हैं? या क्या AI इन इटर्नल वैल्यूज को चैलेंज करेगी और हमें उन्हें रीडिफाइन करने पर मजबूर कर देगी? सोचना इसके बारे में।
क्या सवाल है एंड करने के लिए। आई होप इस गहरी चर्चा से आपको सोचने के लिए बहुत सारे नए इंसाइट्स मिले होंगे। अगर हाँ, तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली गहरी चर्चा मिस ना करें, और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें सीखना पसंद है। और कमेंट्स में बताएं कौन सा आइडिया आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। हम अगली बार मिलेंगे एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।